बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स एमडीके 2024 के लिए हम बिल्कुल फ़ाइनल शॉर्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और ये है फिफ्थ लेक्चर जिसमें फोर्सेस एंड मोशन चैप्टर के वेरी वेरी टेक्निकल एमसीक्यूज़ मैंने इंक्लूड किए हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि इस वीडियो में जो एमसीक्यूज़ है अगर ये सब आपको समझ आ गए, ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन और इलास्टिक कोलिजन के एमसीक्यूज़ हैं, तो फिर कोई ऐसा एमसीक्यू एग्ज़ाम में नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन या इलास्टिक कोलिजन का जो कि आप कर नहीं सकोगे। 100% आप ठीक करोगे, लेकिन ये सारा का सारा कंसेप्ट आपने समझना है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों ने फुली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो गौर से देखें। क्वेश्चन 1 है, 3 प्रोजेक्टाइल्स ए बी सी आर थ्रोन एट 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक प्रोजेक्टाइल ए है जिसको हमने 45 डिग्री पर थ्रो किया, बी जो है वो 60 डिग्री पर, और सी प्रोजेक्टाइल को हमने 75 डिग्री पर थ्रो किया है, ठीक है। अब द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम हाइट अचीव्ड वुड बी, तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल सबसे मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मतलब उसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होगी, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी होगी और तीसरे नंबर पर कौन सी होगी। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट सबसे मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन वो तो हम प्रोजेक्टाइल कंसिडर भी नहीं करते, लेकिन इसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होती है। अब जब इक्वल टू 90 नहीं है, ये जो सारे वैल्यूज़ है ये 90 से कम है, तो इस केस में सबसे मैक्सिमम हाइट उस प्रोजेक्टाइल की होगी जिसकी एंगल 90 के करीब होगी, जो सबसे ज़्यादा 90 के क्लोज होगी, चाहे वो मतलब स्मॉलर साइड से हो, 80 75 इस साइड से हो या ग्रेटर साइड से हो, किसी भी साइड से हो, लेकिन 90 और उसका डिफरेंस सबसे कम हो, जो सबसे करीब हो, क्लोजेस्ट हो टू 90, वहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी। तो इनमें से सबसे क्लोजेस्ट कौन है, 75 है, सी है, फिर बी है, फिर ए है। तो सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि two projectiles are thrown at 15 degree and 45 degree respectively. The ratio of their horizontal ranges will be. हॉरिजेंटल रेंज की रेशो क्या होगी, और रिमेंबर यहाँ पर सिर्फ एंगल गिवन है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ थीटा का डिफरेंस है। तो रेशो को हम किस तरह फाइंड करते हैं, हमें पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी, तो रेंज जो है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, रेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन टू थीटा, ठीक है। इस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, साइन टू थीटा के प्रोपोर्शनल है। आई डोंट रिमेंबर स्क्वायर है या नहीं, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा रेशो के क्वेश्चन में, ठीक है। अब साइन टू थीटा में सबसे पहले वाले को पुट करें, थीटा 15 डिग्री अगर हम पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 30, साइन 30 बन जाएगा। और साइन 30 किस चीज़ का इक्वल है, साइन 30 इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, रेशो आ जाएगा। और 45 डिग्री अगर हम पुट करें यहाँ पर थीटा में, तो 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, व्हाट वी विल गेट 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1/2 एंड 1, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 डिवाइड बाई 2 वन इस तरह होता है, 1/2 डिवाइड बाई 1, तो ये इक्वल होता है 1/2 के। तो आंसर इज सी, 1/2। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रोजेक्टाइल्स ए बी सी आर थ्रोन इन 35 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज पूछता है कि किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए, सबसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है, जब थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री होती है, तो आपको पता है। तो अब अगर 45 के अलावा वैल्यूज़ हो, तो उसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी जो 45 के क्लोजेस्ट होगी, ठीक है। और अगर इसके इन्वर्स क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम किसकी होगी, मतलब मिनिमम ऑर्डर पूछा जाए, तो फिर उसकी सबसे मिनिमम होगी जो 45 से जिसका वैल्यू सबसे फार हो, दूर हो, जो 45 से, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन में से ए सबसे क्लोजेस्ट है, फिर बी है और फिर सी है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, ऑप्शन ए। और अगर मिनिमम हो तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट 76 डिग्री। याद रखिए ये वैल्यू 76 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों इक्वल होंगे, ये 76 डिग्री पर होंगे। ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल हैज फुल टाइम अप्लाइड 6 सेकंड्स, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज। अगर फुल फ्लाइट के लिए टाइम 6 सेकंड्स है तो हाफ जर्नी के लिए कितनी होगी 3 सेकंड्स। मैक्सिमम हाइट का पूछे तो मैक्सिमम हाइट कब रीच होता है जब हाफ जर्नी होती है ना, ये अगर प्रोजेक्टाइल है तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये कितनी जर्नी होती है हाफ, तो फुल टाइम 6 सेकंड्स, हाफ इसकी 3 सेकंड्स बन जाएगी, बहुत ही ईजी। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन वर्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट हाफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। फर्स्ट हाफ ट्रेजेक्ट्री के लिए देखिए ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है, वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर मेंशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड वाई एक्सिस में होती है या अपवर्ड होती है, और एक्सेलरेशन तो हमेशा थ्रू आउट द जर्नी डाउनवर्ड होगी। तो दोनों की जो एंगल बनता है इनके बिटवीन दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए, ठीक है। सेकंड हाफ जर्नी के लिए वर्टिकल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, वो डाउनवर्ड हो जाती है वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो सेकंड हाफ जर्नी के लिए इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा दैट इज़ 0 डिग्री। और ये हमारा है अगला वाला क्वेश्चन, द आंसर इज 0 डिग्री, ठीक है। द एंगल बिटवीन वर्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द लास्ट हाफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0 डिग्री, ठीक है। या 180 और 0 की बजाय ऑप्शन में से पैरेलल और एंटी पैरेलल भी आ सकता है, तो आप लोगों ने याद रखना है, कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी 2i+5j है। 2i+5j का क्या मतलब है कि 2 यूनिट्स जो है ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और 5 यूनिट जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन ये कौन से पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर है, जिस पॉइंट पर थ्रो करते हैं हम। तो जिस पॉइंट पर लैंड करेगा ये प्रोजेक्टाइल उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, तो ये जो फर्स्ट 2i है ना ये तो 2i ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट भी मतलब बिल्कुल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग इस पर इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो 5j की बजाय वो -5j बन जाएगा। द आंसर इज 2i - 5j, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल ए ऑफ मास m इज एट रेस्ट, another particle b with the same mass moving with velocity v collides elastically। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन होती है। एक पार्टिकल है, देखिए उसकी मास क्या है a है और ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है। दूसरा पार्टिकल b है, ठीक है, इसकी भी मास दोनों की इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 है, लेकिन ये जो है इसके साथ कोलिजन करते हैं a के साथ, ठीक है, ये v वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं और a के साथ कोलाइड करते हैं इलास्टिकली। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एक वेलोसिटी के बारे में है, दूसरा मोमेंटम है, तीसरा काइनेटिक एनर्जी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर कोलिजन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। द ऑप्शन ए इज पार्टिकल ए इज स्टिल एट रेस्ट। देखिए कंसेप्ट को समझे पहले, फिर तीनों क्वेश्चन हम विद इन सेकंड्स आंसर कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस है, इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो एक स्पेशल केस है, और केस ये है कि अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो, अगर दोनों पार्टिकल्स की मास सेम हो तो दोनों की वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होगी, इंटरचेंज होगी। v1 विल बी इंटरचेंज विद v2। जो पार्टिकल ए की वेलोसिटी होगी कोलिजन से पहले वो पार्टिकल बी की हो जाएगी, और जो पार्टिकल बी की वेलोसिटी है वो पार्टिकल ए की हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है अगर दोनों की मास इक्वल है। तो पार्टिकल ए अगर इनिशियली रेस्ट में है और पार्टिकल बी मूविंग है तो आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल बी रेस्ट में हो जाएगा और पार्टिकल ए वी वेलोसिटी के साथ मूविंग करेगा। ये कंसेप्ट है। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल ए इज स्टिल एट रेस्ट, नहीं, इसको पार्टिकल बी की वेलोसिटी मिल जाएगी, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है पार्टिकल बी इज स्टिल मूविंग विद वेलोसिटी वी, नहीं, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो पार्टिकल बी पहले मूविंग था अब वो स्टेशनरी हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी पार्टिकल ए स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी वी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कोलिजन के बाद ए पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूविंग स्टार्ट करेगा। अब ए की वेलोसिटी वी है और बी रेस्ट में है आफ्टर द कोलिजन, तो अब मोमेंटम पर आ जाए, वही क्वेश्चन है मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है। तो पार्टिकल ए मूविंग है और पार्टिकल बी एट रेस्ट है, तो पार्टिकल ए की मोमेंटम नॉन ज़ीरो पी इज इक्वल टू एम वी है, और पार्टिकल बी की मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगी। पार्टिकल ए है ज़ीरो मोमेंटम, नहीं, पार्टिकल बी जो है वो पार्टिकल ए वो मूविंग है। पार्टिकल बी है ज़ीरो मोमेंटम, यस ये करेक्ट है। ऑप्शन सी है पार्टिकल ए हैज़ नॉन ज़ीरो मोमेंटम, ये भी करेक्ट है। तो बोथ ए बी एंड सी।
काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी सेम केस है कि पार्टिकल ए मूविंग है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो हो जाएगी, और पार्टिकल बी एट रेस्ट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा अगेन बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन ए गलत इसलिए है कि पार्टिकल ए है ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी नहीं, अब वो मूविंग में है, इसके पास वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो होगी। ये कंसेप्ट समझे आप लोग, एक स्पेशल केस है उसका इलास्टिक कोलिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल मूविंग इवन आफ्टर द पेडलिंग इज स्टॉप, इट्स एन एग्जांपल। आप एक साइकिल है और अगर हम पेडलिंग को स्टॉप भी करें तो वो मूविंग में आते हैं, तो कौन से लॉ की एग्जांपल है? ये फर्स्ट लॉ की एग्जांपल है। क्यों? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक बॉडी मोशन के स्टेट में है तो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। तो साइकिल के केस में भी इस तरह है कि पहले से वो मूविंग है, लेकिन जब पेडलिंग स्टॉप होती है तो स्टिल वो अपने स्टेट को मेंटेन रखता है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉज विल नॉट होल्ड फॉर अ मास मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो कोई भी न्यूटन की लॉ, कोई भी न्यूटन की इक्वेशन, कोई भी क्लासिकल मैकेनिक की इक्वेशन वहाँ पर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 14 है अ बॉडी ऑफ ग्रेटर मास मस्ट आल्सो हैव ग्रेटर इनर्शिया। यस ट्रू। ठीक है, ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया, क्योंकि मास क्या है? क्वांटिटेटिव डिफिनीशन या रिप्रेजेंटेशन है इनर्शिया की। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। यस इट इज़ ट्रू। न्यूटन थर्ड लॉ से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रूव है वो न्यूटन थर्ड लॉ से आती है, तो इट इज़ ट्रू। तो आई होप you have learned something. See you in the next lecture.